नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिकायत। तो दुनिया के नक्शे पर खुद को सुपर पावर और जग चौधरी समझने वाले अमेरिका की हेकड़ी इस वक्त अंतरराष्ट्रीय चौराहे पर पूरी तरीके से नीलाम हो चुकी है। व्हाइट हाउस में बैठकर दुनिया भर में अशांति की स्क्रिप्ट लिखने वाले अमेरिकी हुक्मरान आज खुद अपनी ही बुनी कूटनीति के चक्रव्यूह में फंसकर भीगी बिल्ली बने नजर आ रहे हैं। ट्रंप साहब सोशल मीडिया और बंद कमरों की बैठकों में शांति का मसीहा बनने का ढोंग तो खूब रच रहे हैं, लेकिन उनकी इस कागजी चौधराहट को ना तो पुतिन घास डाल रहे हैं और ना ही ईरान उनकी धमकियों से रत्ती भर भी डर रहा है। सच तो यह है कि अमेरिका की विदेश नीति अब ऊंची दुकान और फीके पकवान की जीती जागती मिसाल बन चुकी है, जहां वॉशिंगटन सिर्फ दूसरों के फटे में टांग अड़ाना जानता है, लेकिन जब बात जमीनी हकीकत की आती है तो इसके कूटनीतिक दावों की हवा निकलते देर नहीं लगती। दोस्तों, दुनिया के सियासी रंगमंच पर इस वक्त महाशक्तियों के बीच शे और मात का ऐसा खतरनाक खेल चल रहा है जिसने पूरी मानवता को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी खूनी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे महाशक्तियों के बीच ऐसी कूटनीतिक चीजें उलझी हुई है जिसने सुलझाना जो है अब वो नामुमकिन नजर आ रहा है। इस पूरी उठापटक के बीच दुनिया का चौधरी यानी कि अमेरिका अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, जो हर जगह अपनी नाक घुसाकर खुद को मसीहा साबित करने की नाकाम कोशिशों में जुटा रहता है। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका की खोखली बयानबाजी और दोहरी चालों ने दुनिया के सामने उसकी कूटनीतिक साख का जनाजा निकाल दिया। युद्ध की विभीषिका के बीच वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान केवल कागजी पुल बांधने में मशगूल हैं, जबकि जमीन पर हालात बदल चुके हैं। यूक्रेन की धरती पर रूस ने एक बार फिर ऐसा भीषण कोहराम मचाया है कि पूरी कीव हुकूमत थर-थर कांप उठी है। आसमान से बरसती मौत और मिसाइलों के धमाकों ने यह साफ कर दिया है कि बातचीत के बंद कमरों में बैठकर जो शांति के दावे किए जा रहे थे वो सब महज एक छलावा थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि रूस ने हवाई हमलों से पूरी कीव को दहलाकर अमेरिका की कथित मध्यस्थता की धज्जियां उड़ा दी। इतना ही नहीं, यूरोप के अंदर भी जब महाशक्तियों का आपसी भरोसा ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा है और रक्षा सौदों को लेकर फ्रांस और जर्मनी के बीच ऐसी राड़ मची है कि पूरी दुनिया दंग है। उधर पश्चिम एशिया में ईरान ने भी अमेरिका की घमंड भरी नीतियों को ठेंगा दिखाते हुए ऐसा दांव चल दिया है जिसने वॉशिंगटन के कान खड़े कर दिए हैं। हॉर्मुज को लेकर ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका को अपनी औकात याद दिला दी है, जिससे साफ है कि अब दुनिया अमेरिकी दादागिरी को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं। आज हम आपको दुनिया के इन्हीं 3 बड़े मोर्चों की वो कड़वी हकीकत बताएंगे जिसने अमेरिकी कूटनीति के गुब्बारे की हवा निकाल दी। तो दोस्तों, रूस ने गुरुवार की सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ऐसी तबाही मचाई है, ऐसी तबाही का मंजर बरसाया कि पूरा शहर दहल उठा। इस भीषण हमले के बीच कीव के स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत आम लोगों से सुरक्षित स्थानों और बंकरों में आश्रय लेने की भावुक अपील की। चौंकाने वाली बात यह है कि रूस का यह प्रचंड हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब और यूरोपीय नेताओं के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हाई प्रोफाइल बातचीत के महज कुछ ही घंटों बाद हुआ। कीव सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने सुबह सुबह टेलीग्राम पर निवासियों को कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा कि जब तक हवाई हमले का अलर्ट पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी अपने सुरक्षित स्थानों से बाहर ना निकले, जो कि रिपोर्ट्स बता रही है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि किस तरीके से उन्होंने ये बात देशवासियों से कही।
हम नहीं कह रहे, रिपोर्ट्स कह रही। इस भयानक हमले के दौरान कीव में मौजूद जो लोग हैं उन्होंने कई धमाकों की आवाज सुनी जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। केवल कीव ही नहीं बल्कि यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर उसमें भी रूस ने घातक ड्रोन हमले किए, जो रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं, जिसमें कुछ लोगों की जो है वो घायल होने की खबर भी सामने आई है। यूक्रेन के अधिकांश हिस्सों में एयर स्ट्राइक का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। यह हमला साफ तौर पर अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो कुछ ही घंटों पहले दुनिया को यह समझा रहा था कि युद्ध अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। दरअसल इस भीषण हमले से ठीक पहले फ्रांस में मौजूद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की बैठक के बाद कूटनीतिक चर्चाओं का लंबा दौर चलाया था। जेलेंस्की ने बताया था कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से हर मुद्दे पर विस्तार से बात की थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस बातचीत को 4 साल से ज्यादा वक्त से जारी रूसी युद्ध को खत्म करने के लिए एक बेहद अहम और समन्वय बातचीत करार दिया था। लेकिन रूस ने कीव पर मिसाइलें दागकर जेलेंस्की और ट्रंप की इस तथाकथित कोऑर्डिनेटिंग जो ये कॉन्फ्रेंशन को मटियामेट कर दिया और साबित कर दिया कि जमीन पर जंग की कमान सिर्फ और सिर्फ मॉस्को के हाथ में है। तो कीव पर रूस का ये हमला इस हफ्ते का दूसरा सबसे बड़ा और विनाशकारी हवाई हमला है, जिसने यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी है। इससे पहले सोमवार को भी रूस ने एक ऐसा ही बड़ा हमला किया था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। उस हमले में यूक्रेन की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माने जाने वाला एक बेहद ऐतिहासिक 1000 साल पुराना मठ भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके मुताबिक, जिसकी यूरोपीय नेताओं ने बेहद कड़े शब्दों में निंदा की थी। लेकिन रूस को इन कागजी निंदाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने दोबारा हमला करके यूरोपीय देशों और अमेरिका की लाचारी को सरेआम बेनकाब कर दिया है। तो अब दूसरी तरफ हमेशा की तरह अपनी पीठ थपथपाने में माहिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने बुधवार को एक बड़ा दावा ठोक दिया था। ट्रंप ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही इस युद्ध को लेकर कुछ ठोस करने के लिए पूरी तरीके से खुले दिख रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने बड़े बोल बोलते हुए ये दावा भी किया था कि रूस इस जंग में अपने बहुत ज्यादा सैनिकों को खो रहा है। लेकिन ट्रंप के इन दावों की हवा तो तब निकल गई जब क्रेमलिन ने तुरंत बयान जारी कर कहा कि पुतिन ने ट्रंप के साथ अपनी हालिया फोन कॉल में जेलेंस्की से मुलाकात की संभावना पर कोई चर्चा ही नहीं की है। यानी ट्रंप साहब अपनी ढपली और अपना ही राग अलाप रहे थे। और इसी बीच जंग की यह आग केवल कीव तक ही सीमित नहीं रही दोस्तों, बल्कि रूस के नियंत्रण वाले जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा ठिकाने के पास मौजूद एनरोदर शहर में भी यूक्रेन ने जवाबी हमला किया, जिसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, और कई लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी एक यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया, जिसकी चपेट में आने से जो है वो बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ एक नया विवाद तब खड़ा हो गया जब बेलारूस के बस पर यूक्रेनी हमले का दावा किया गया है, जिसे कीव प्रशासन ने पूरी तरीके से सफेद झूठ और एक सोची समझी साजिश करार देते हुए खारिज कर दिया। जंग के इस मैदान से दूर अब बात करते हैं यूरोपीय देशों के उस आपसी अविश्वास की, जिसने पश्चिमी देशों के डिफेंस गठजोड़ के दावों की पोल खोल दी। छठी पीढ़ी का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने के लिए फ्रांस और जर्मनी के बीच लंबे समय से चल रही हाई लेवल बातचीत पूरी तरीके से टूट गई है। 8 जून को फ्यूचर कॉम्बैट एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि AFCASS नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोग्राम की पूरी तरह फेल होने की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोग्राम के तहत छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाया जाना था, जिसमें फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ स्पेन भी साझेदार था। लेकिन जर्मनी के अड़ियल रवैये के बाद अब फ्रांस ने अकेली राफेल के उत्तराधिकारी यानी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने का बड़ा फैसला ले लिया। दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई कूटनीतिक तकरार का
एक अहम संकेत राफेल विमान बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के जो सीईओ हैं उनके बयानों से साफ तौर पर मिला। सीईओ साहब ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि फ्रांस को किसी भी मल्टीनेशनल यूरोपियन प्रोग्राम पर पूरी तरीके से निर्भर रहने के बजाय भविष्य की पीढ़ी के कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट को खुद डिजाइन और प्रोड्यूस करने की अपनी क्षमता को हर हाल में बनाए रखना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बार बार जोर दिया कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो फ्रांस के पास इतनी स्वदेशी काबिलियत है कि वो अकेले के दम पर ही अगली पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट पूरी तरीके से डेवलप कर सकता है। सीईओ साहब ने अपनी बात को साबित करने के लिए मिराज सीरीज से लेकर फ्रांस के सबसे नए और घातक फाइटर जेट राफेल तक विमानों को डिजाइन करने के देश के शानदार और लगातार इतिहास का हवाला दिया। ट्रैपियर ने साफ किया कि फ्रांस अब एक और पीढ़ी को स्वतंत्र रूप से डेवलप करने के तमाम विकल्पों पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। उनका मकसद मौजूदा राफेल और मुश्किलों में फंसे इस AFCAAS प्रोग्राम से कहीं आगे बढ़कर एक पूरी तरीके से स्वतंत्र तकनीकी रास्ता अख्तियार करना है। वैसे भी आपको बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान को भी फ्रांस ने पूरी दुनिया से अलग होकर अकेले ही बनाया था, क्योंकि पहले वो ब्रिटेन के साथ यूरोफाइटर प्रोजेक्ट में जुड़ा था, लेकिन कई मुद्दों पर गंभीर असहमति के बाद उसने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया था। फ्रांस ने अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना है। उसने एयरफ्रेम और स्टेल्थ डिजाइन, कॉम्पैक्ट एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम से लेकर अपने एयरबोर्न डेटरेंट यानी हवा से परमाणु हमला करने की क्षमता के लिए न्यूक्लियर स्ट्राइक सर्टिफिकेशन तक में पूरी तरह आजादी बनाए रखी है। इसके अलावा फ्रांस नेवी के भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशन के लिए कंपैटिबिलिटी और स्वदेशी हथियारों के साथ साथ लॉयल विंगमैन ड्रोन के इंटीग्रेशन जैसे अति आधुनिक मामलों में भी वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। दूसरे यूरोपीय देशों के उलट फ्रांस ने लंबे समय से एक ऐसा मजबूत घरेलू एरोस्पेस इंडस्ट्रियल बेस बनाए रखा है जो किसी भी विदेशी निर्भरता के बिना एडवांस्ड कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर सकता है। फ्रांस की इसी बेजोड़ क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूरोफाइटर प्रोजेक्ट से बाहर होने के बाद उसने 5 साल पहले ही राफेल को बनाकर दुनिया को चौंका दिया था। आज पूरी दुनिया मानती है कि यूरोफाइटर के मुकाबले राफेल कहीं ज्यादा खतरनाक और बेहद युद्धक विमान है, जबकि यूरोफाइटर को यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और इटली जैसे 3 बड़े देशों ने मिलकर तैयार किया था। राफेल की मारक क्षमता और रेंज बहुत ज्यादा है। इसकी ऑपरेशनल लागत भी काफी कम है और उसमें कई ज्यादा एडवांस्ड रडार लगाए गए हैं। फ्रांस ने साल 2001 में ही यानी यूरोफाइटर से पूरे 20 साल पहले ही राफेल में एरे रडार लगा दिए थे और 2013 में इसमें एक्टिव इलेक्ट्रो सेकेंड एरे रडार भी जोड़ दिया गया, जबकि उस समय यूरोफाइटर पुरानी सेंसर स्वीट के भरोसे ही रेंग रहा था। यूरोप के इस अंदरूनी घमासान के बीच अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया का, जहां ईरान ने एक बार फिर अमेरिका की चौधराहट को चुनौती देते हुए साफ कह दिया है कि हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही कभी युद्ध के पूर्व जैसी नहीं होने वाली। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिका को उसकी औकात बताते हुए कहा कि वाशिंगटन के साथ हुए समझौते के तहत जहाजों को केवल 60 दिनों तक ही फीस और फ्री में गुजरने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद तेहरान इस बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक जहाज से कड़ाई के साथ साथ भारी भरकम शुल्क वसूलेगा, यानी अमेरिका अब अपनी मर्जी से समुद्री रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बता दें कि गालिबाफ ने बहुत कड़े लहजे में कहा कि हॉर्मुज अब किसी भी कीमत पर युद्ध के पहले की स्थिति में नहीं लौटेगा। उन्होंने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि वाशिंगटन ने हॉर्मुज स्ट्रेट की संभावना को हमारे लिए एक बड़ी हकीकत में तब्दील कर दिया। गालिबाफ ने पूरी दुनिया के सामने हॉर्मुज पर ईरान की पूर्ण संप्रभुता का पुरजोर दावा ठोका और साफ कर दिया कि तेहरान वहां दी जाने वाली तमाम सेवाओं के लिए कड़ाई से शुल्क वसूलने जा रहा है, चाहे अमेरिका को ये कितना भी नागवार गुजरे। ईरानी नेता मोहम्मद गालिबाफ का ये तीखा और आक्रामक बयान अमेरिका और ईरान के नेताओं के बीच एक बेहद अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ ही घंटों पहले आया था। ये भी आपको बता दें, जिससे साफ है कि ईरानी
ईरान अमेरिकी नीयत को अच्छी तरीके से समझता है। ईरान अमेरिका की जो ये नीयत है उसको बखूबी समझता है। उन्होंने इस समझौते को लेकर अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी गहरा संदेह जताते हुए उस पर तंज कसा। ईरान की अर्ध सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका को लेकर मेरा अविश्वास सबसे ऊंचे स्तर पर है। भले ही यह समझौता पूरी तरीके से फाइनल हो जाए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से इसे मंजूरी भी मिल जाए, फिर भी वॉशिंगटन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये गालिबाफ ने कहा था और ये तब कहा था जब डील हुई थी उससे पहले, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो हस्ताक्षर किए थे उससे कुछ ही घंटों पहले गालिबाफ ने ये बातें कही। गालिबाफ ने यह भी कहा क्योंकि अमेरिका की फितरत ही गिरगिट की तरह रंग बदलने की रही है तो उस पर विश्वास करना मुश्किल। तो मोहम्मद गालिबाफ का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब के उस खोखले दावे के ठीक उलट है, जिसमें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने सीना ठोककर कहा था कि एक ऐतिहासिक समझौते के बेहद के बाद हॉर्मूज हमेशा के लिए सभी के लिए पूरी तरीके से खुल जाएगा। इसके साथ ही ईरानी नेता ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान किसी भी सैन्य टकराव के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि मेरे लिए कूटनीतिक संघर्ष और सैन्य संघर्ष के बीच ज्यादा दूरी नहीं है और हमारी उंगलियां हर वक्त गन के ट्रिगर पर टिकी हुई है, इसलिए अमेरिका किसी मुगालते में ना रहे। तो इस भारी तनाव और कूटनीतिक रसाकशी के बीच अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने आखिरकार इस समझौते पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये पूरी तरीके से लागू हो गया है। दोनों ही नेताओं ने डिजिटल माध्यम से इस अहम समझौते पर अपनी मोहर लगाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ही इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बयान जारी कर बताया कि समझौते पर ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने दस्तखत कर दिए हैं और यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा, जिसके तहत पहले कदम के रूप में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए खोलेगा और बदले में अमेरिका ईरान पर लगाई गई अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरीके से हटा लेगा। पूरी दुनिया में चल रहे इस भारी उलटफेर ने एक बात तो पूरी तरीके से साफ कर दी है कि अब वो दौर लग गया जब अमेरिका की एक घुड़की से देश अपनी नीतियां बदल दिया करते थे। आज चाहे यूक्रेन की धरती पर बरसती रूसी मिसाइलें हो, फ्रांस का अकेले ही छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने का साहसिक फैसला हो या फिर हॉर्मूज पर ईरान का अमेरिका को आंखें दिखाना, हर मोर्चा गवाही दे रहा है कि अमेरिकी कूटनीति अब आईसीयू में पहुंच चुकी है। ट्रंप साहब बंद कमरों में बैठकर समझौते के बड़े बड़े दावे तो कर देते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी एक कौड़ी की भी इज्जत जो है वो नहीं रह गई, क्योंकि ना तो पुतिन उनकी परवाह कर रहे हैं और ना ही ईरान उनके झांसे में आने को तैयार। तो दोस्तों, अमेरिका की इस दोहरी और कमजोर नीति ने पूरी दुनिया को अशांति की भट्टी में झोंक दिया है, जहां हर देश अब वॉशिंगटन के खोखले वादों पर भरोसा करने के बजाय अपनी ताकत के दम पर आगे बढ़ने की रणनीति बना रहा है। फ्रांस का ये इस प्रोग्राम से पीछे हटकर अकेले फाइटर जेट बनाना ये साबित करता है कि अब यूरोपीय सहयोगियों को भी अमेरिकी या सामूहिक डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। वहीं ईरान ने 60 दिनों की मोहलत देकर अमेरिका के घमंड को जो चोट पहुंचाई है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका इस कूटनीतिक करारी हार और बेइज्जती के बाद अपनी बची कुछ साख को बचाने के लिए अब कौन सा नया पासा फेंकता है, क्योंकि दुनिया के इस खतरनाक मोड़ पर पहुंचने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका की वो पुरानी बीमारी है जिसमें वो हर जगह खुद को पंच समझने की भूल करता है। लेकिन आज की हकीकत ये है कि अमेरिका की चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत में जो है अमेरिका आ चुका है, जो खुद को यूक्रेन को मोहरा बनाकर जंग की आग में झोंक चुका है। पर जब रूस ने कीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी तो वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं को साफ सूंघ गया। डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठकों में बैठकर ऐसे हवाई किले बना रहे हैं जैसे पूरी दुनिया उनकी उंगलियों पर नाच रही हो।
लेकिन मॉस्को ने उनके इन दावों पर पानी फेरते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका की कूटनीति अब ऊंची दुकान और फीके पकवान के सिवाय कुछ नहीं। तो जंग के मैदान से आ रही खबरें अमेरिकी दावों की कलाई खोलने के लिए काफी है, क्योंकि जिस वक्त ट्रंप मीडिया के सामने रूस के कमजोर होने का राग अलाप रहे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन के आसमान में रूसी सुखोई और मिसाइलें गरज रही थी। यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर मची ये तबाही इस बात का सबूत है कि अमेरिका ने पहले तो यूक्रेन को नेटो की सदस्यता का लॉलीपॉप दिखाया और अब जब सिर पर ओले पड़ रहे हैं तो वो कूटनीतिक बैठकों का नाटक रचकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। कीव की सड़कों पर मची चीख पुकार और रूसी ड्रोन हमलों से बेगुनाहों की मौत ने पश्चिमी देशों के उस खोखले सुरक्षा कवच को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की इतने दिनों से कूद रहे थे। दोस्तों, जंग कहीं भी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है। नेता तो बयान दे देते हैं, लेकिन अगर कोई पिसता है तो वो आम जनता। अगर किसी की मौत होती है तो वो किसी के परिवार के सदस्य की मौत होती है। किसी को दुख होता है तो उस परिवार को होता है जिसने अपने परिवार के सदस्य को खोया। रूस और यूक्रेन की जंग में अगर कोई पिस रहा है तो वो आम जनता है, क्योंकि युद्ध से किसी चीज का हल नहीं निकलता। लेकिन शायद ना तो ये बात रूस को समझ आ रही है और ना यूक्रेन। यूरोप की इस बदहाली को देखकर अब उसके सबसे करीबी दोस्त भी अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण फ्रांस का जर्मनी से पल्ला झाड़ना है। फ्रांस ये बात अच्छी तरीके से समझ चुका है कि अगर अमेरिका और उसके अड़ियल सहयोगियों के भरोसे बैठे रहे तो उनका हश्र भी यूक्रेन जैसा होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए फ्रांस ने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालकर अकेले ही राफेल के उत्तराधिकारी को बनाने का बीड़ा उठाया है। ये वॉशिंगटन के मुंह पर एक और करारा तमाचा है, जो पूरे यूरोप को अपने हथियारों का बाजार बनाना चाहता था। लेकिन अब फ्रांस ने अपनी स्वदेशी ताकत दिखाकर ये साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की गोद में बैठने को तैयार है। अब इस पूरे रक्षा विवाद में फ्रांस की आत्मनिर्भरता ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमेरिकी प्रभाव वाले सैन्य संगठन आखिरकार कितने खोखले हैं। फ्रांस ने हमेशा से अमेरिका और उसके गुर्गों की कूटनीतिक गुलामी से दूरी बनाए रखी है, चाहे वो स्टेल्थ तकनीक हो या फिर न्यूक्लियर स्ट्राइक क्षमता। दूसरी तरफ जर्मनी जैसे देश आज भी अमेरिकी इशारों पर नाचने के कारण खुद की सैन्य तकनीक को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। राफेल की सफलता ने यह पहले ही साबित कर दिया था कि फ्रांस अकेले दम पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान बना सकता है। और अब फ्यूचर कॉम्बैट जेट सिस्टम का टूटना यह दिखाता है कि यूरोप की अंदरूनी फूट अब खुलकर चौराहे पर आ चुकी है। उधर पश्चिम एशिया के रण क्षेत्र में भी अमेरिका की हेकड़ी पूरी तरीके से गुम हो चुकी है, जहां ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी संप्रभुता का डंका बजा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो G7 की बैठक में बैठकर ईरान से एक तरफा समझौता कर लेंगे और दुनिया में अपनी वाहवाही लूटेंगे, लेकिन ईरानी वार्ताकार मोहम्मद गालिबाफ ने दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है कि तर्ज पर अमेरिका को खरी खरी सुना दी है। ईरान ने साफ कह दिया कि अमेरिका की फितरत धोखा देने में रही है, धोखा देने वाली रही है, इसलिए वो 60 दिनों के बाद किसी भी अमेरिकी जहाज को मुफ्त में अमेरिकी अपने समुद्री सीमा से गुजरने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। हॉर्मूज का ये पूरा विवाद दोस्तों दरअसल अमेरिकी दादागिरी के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री रास्ते पर ईरान का टैक्स वसूलने का फैसला वॉशिंगटन के उस घमंड को तोड़ता है, जिसके तहत वो पूरी दुनिया के समंदरों को अपनी जागीर समझता है। ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें करते हुए दावा किया था कि ये स्ट्रेट सबके लिए खुला रहेगा, लेकिन ईरान ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखकर ये जता दिया कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर अमेरिका ने अपनी औकात से बाहर पैर फैलाने की कोशिश की तो पश्चिम एशिया की ये चिंगारी महाविनाश की ऐसी आग में बदल जाएगी जिससे बुझा पाना व्हाइट हाउस के बस की बात नहीं होगी।
तो इस कूटनीतिक रसाकशी के बीच पाकिस्तान और बेलारूस जैसे देशों की एंट्री ने इस पूरी पटकथा को और ज्यादा उलझा दिया। एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समझौते के तुरंत लागू होने की वकालत कर रहे हैं, दूसरी तरफ बेलारूस में बस पर हमले के आरोपों ने इस पूरे क्षेत्र को बारूद की गंध से भर दिया। यूक्रेन भले ही इन हमलों को सफेद झूठ बोल रहा हो, लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका समर्थित ताकतें अपनी हार से बौखलाकर अब किसी भी हद तक जा गिर सकती हैं। इन तमाम घटनाओं ने वॉशिंगटन की उस कमजोर नीति को उजागर कर दिया है, जहां वो खुद तो मोर्चे से गायब रहता है, लेकिन छोटे देशों को आपस में लड़वाकर तमाशा देखता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुके हैं। एक तरफ क्रेमलिन उनके दावों को सरेआम खारिज कर रहा है कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच मुलाकात की कोई बात हुई है, तो दूसरी तरफ ईरान समझौते की मेज पर डिजिटल दस्तखत करने के बाद भी अमेरिका को संदेह की नजर से देख रहा है। अमेरिका की हालत न घर का न घाट की वाली हो गई है, जिसे ना तो उसके दुश्मन गंभीरता से ले रहे हैं और ना ही उसके पुराने सहयोगी उस पर भरोसा कर पा रहे हैं। ट्रंप की कागजी सौदेबाजी और असल जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। तो वैश्विक मंच पर इस वक्त जो समीकरण बन रहे हैं वो इस बात का साफ इशारा है कि अमेरिकी डॉलर और उसकी सैन्य धमकी का खौफ अब इतिहास की बात बन चुका है। जैपोरिजिया परमाणु ऊर्जा ठिकाने के पास हुए हमले और रूस के सीमावर्ती इलाकों में लगातार हो रही ड्रोन स्ट्राइक्स ने सुरक्षा के उन तमाम दावों की पोल खोल दी है, या यूं कह ले धज्जियां उड़ाकर रख दी है, जो पश्चिमी मीडिया दिन रात फैलाता रहता है। अमेरिका ने सोचा था कि वो प्रतिबंधों के दम पर रूस और ईरान जैसे देशों को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन आज पासा पूरी तरीके से पलट चुका है और खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसकी विदेश नीति गहरे संकट के भंवर में फंस चुकी है। तो इस पूरी पटकथा की कड़वी हकीकत यही है कि दुनिया अब एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ चुकी है, जहां वॉशिंगटन की चौधराहट को स्वीकार करने वाला कोई नहीं बचा। फ्रांस का अपना अलग रास्ता चुनना, रूस का बातचीत के दावों के बीच कीव पर मिसाइलें दागना और ईरान का अमेरिकी जहाजों पर टैक्स लगाने की चेतावनी देना, ये सब इस बात के पक्के सबूत है कि महाशक्तियों की इस जंग में अमेरिका की दाल अब गलने वाली नहीं। ट्रंप चाहे जितनी भी डिजिटल कूटनीतिक पैतरे बदल ले, लेकिन सच यही है कि अब दुनिया को उनकी खोखली धमकियों से डर नहीं लगता। तो अब आगे देखना होगा कि क्या होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।